आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 8 यानी गति या मोशन पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास एनसीईआरटी पर आधारित कुछ बहुत ही साफ और सीधे नोट्स हैं और हमारा लक्ष्य है कि इन नोट्स के हर एक बिंदु को लाइन दर लाइन समझें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टीचर क्लास में समझाता है। बिल्कुल। हम हर परिभाषा, हर सूत्र और हर उदाहरण को पहले शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे, ताकि गति से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्लाइड है अध्याय 8 गति, और इसमें पहला टॉपिक है गति का वर्णन। परिभाषा दी गई है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। हाँ, इसका बहुत सरल सा मतलब है, अगर कोई भी चीज समय के साथ अपनी जगह बदल रही है तो हम कहते हैं कि वो गति में है। जैसे कोई चलती हुई कार हो या कोई दौड़ता हुआ इंसान। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी दिए गए हैं। पहला है निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। लिखा है वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बताई जाती है। निर्देश बिंदु मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट जी, जिसकी मदद से हम ये बताते हैं कि कोई दूसरी चीज कहां पर है। इसके बिना तो हम गति को बता ही नहीं सकते। दूसरा शब्द है मूल बिंदु या ओरिजिन। लिखा है इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। वाह, ये निर्देश बिंदु का ही दूसरा नाम है। बेसिकली ये हमारी शुरुआती जगह होती है जहां से हम किसी भी दूरी को नापना शुरू करते हैं। यहाँ एक चित्र में उदाहरण भी दिखाया गया है। एक स्कूल है और एक रेलवे स्टेशन है जिनके बीच 2 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई है और स्टेशन को निर्देश बिंदु बताया गया है। हाँ, उदाहरण में लिखा है यदि स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में है तो स्टेशन निर्देश बिंदु है। देखिए, इस उदाहरण में हम स्कूल की पोजीशन बताने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन का। तो इसलिए रेलवे स्टेशन हमारा निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगला विषय है सरल रेखीय गति। यहाँ चित्र में एक सीधी रेखा है जिस पर 0 से 60 किलोमीटर तक के निशान हैं और कुछ बिंदु हैं O, A, B और C। ये चित्र एक सीधे रास्ते को दिखा रहा है जिस पर मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है। तो अब 2 बहुत जरूरी शब्द आते हैं। पहला है दूरी। परिभाषा है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, और उदाहरण दिया है O से A से C इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स प्लस 25 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 85 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु पहले 0 से 60 किलोमीटर तक गई, यानी बिंदु A तक, और फिर A से वापस 35 किलोमीटर वाले पॉइंट यानी C पर आई। तो उसने कुल कितना रास्ता तय किया? 60 किलोमीटर जाने का और 25 किलोमीटर वापस आने का। तो 60 और 25 यानी 85 किलोमीटर। ये कुल चली गई लंबाई है। A पर गए, उसके बाद C तक आए 35 किलोमीटर। हाँ, विस्थापन में हम ये नहीं देखते कि वस्तु कहाँ-कहाँ घूमकर आई। हम बस ये देखते हैं कि वो शुरू कहाँ से हुई थी, बिंदु O से, और अंत में कहाँ पहुंची, बिंदु C पर। तो O और C के बीच की सीधी दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। इसीलिए विस्थापन 35 किलोमीटर हुआ। इसीलिए नोट्स में एक बहुत जरूरी नोट लिखा है, विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी 0 नहीं हो सकती। ये बहुत ही जरूरी बात है। सोचिए, अगर आप घर से स्कूल गए और वापस घर आ गए, तो आपकी शुरुआती और अंतिम जगह तो एक ही हो गई, आपका घर। इसलिए आपका विस्थापन 0 होगा, लेकिन दूरी, आने जाने में जो रास्ता तय किया, वो दूरी 0 नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एक समान और असमान गति। पहले है एक समान गति। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, मतलब अगर कोई गाड़ी हर घंटे ठीक 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति एक समान है। स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा। यहाँ चित्र में भी एक कार को सीधी सड़क पर दिखाया गया है जो हर 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। हाँ, ये चित्र एक समान गति का ही एक परफेक्ट उदाहरण है। समय यानी 1 सेकंड और दूरी यानी 50 मीटर हर बार बराबर हैं। ठीक है, अब है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान यानी अलग-अलग दूरी तय करती है। उदाहरण है भीड़ वाली सड़क पर कार की गति। बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक में गाड़ी कभी तेज चलती है कभी धीरे, मतलब बराबर समय में वो अलग-अलग दूरी तय कर रही है। यही असमान गति है। इसके चित्र में दिखाया गया है कि कार पहले 1 सेकंड में 10 मीटर चली,
फिर अगले 1 सेकंड में 40 मीटर और फिर अगले 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर चली। यहां देखिए, समय अंतराल तो वही है, 1 सेकंड, लेकिन तय की गई दूरी हर बार अलग-अलग है। इसीलिए ये असमान गति है। नीचे एक टेबल भी दी गई है तुलना के लिए। ऑब्जेक्ट ए हर सेकंड में 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर की दूरी तय कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी 10 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 55 मीटर। इस टेबल से बिल्कुल साफ पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट ए हर सेकंड में ठीक 50 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो ये एक समान गति है, और ऑब्जेक्ट बी हर सेकंड में अलग-अलग दूरी तय कर रहा है, इसलिए ये असमान गति है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है गति की दर का मापन, चाल यानी स्पीड। परिभाषा: वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और सूत्र है चाल बराबर तय की गई कुल दूरी कुल समय अवधि v = st। आसान शब्दों में कहें तो कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है उसे चाल कहते हैं, और इसे निकालने के लिए हम कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देते हैं। इसके मात्रक यानी यूनिट्स भी दिए हैं। SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और अन्य मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। विज्ञान में हम ज्यादातर मीटर प्रति सेकंड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में तो हम किलोमीटर प्रति घंटा मतलब kmh ही बोलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है यहाँ पर, चाल एक अदिश स्केलर राशि है। इसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हम सिर्फ उसकी तेजी बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि वो किस दिशा में जा रही है। अच्छा, तो अगर दिशा भी बताएं तो वो क्या होगा? अगले स्लाइड पर है दिशा के साथ चाल, वेग यानी वेलोसिटी। परिभाषा है एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। बस यही फर्क है, चाल और वेग में सिर्फ दिशा का फर्क है। हाँ। अगर हम कहें गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये वेग है। इसका सूत्र भी अलग है, वेग बराबर विस्थापन समय, दूरी की जगह विस्थापन। हाँ, और क्योंकि इसमें विस्थापन का इस्तेमाल होता है जो कि एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। एक और सूत्र दिया है, औसत वेग इक्वल्स प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग भागे 2। ये सूत्र सिर्फ तब काम करता है जब त्वरण एक समान हो। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है और वापस आती है। कुल दूरी 180 मीटर हुई, लेकिन विस्थापन 0 है। इसलिए उसकी औसत चाल तो 3 ms है, पर औसत वेग 0 ms है। तो एक बेहतरीन उदाहरण है जो चाल और वेग का अंतर साफ करता है। उषा 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, तो कुल दूरी हो गई 180 मीटर, जिससे औसत चाल निकल गई। लेकिन वो वापस अपनी शुरुआती जगह पर आ गई, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 0। और विस्थापन 0 होने की वजह से उसका औसत वेग भी 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण पर। एक्सीलरेशन परिभाषा है इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। सूत्र है A = VU/T। त्वरण का मतलब है कि वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। जब हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है। मतलब उसमें त्वरण होता है। हाँ, उसमें त्वरण होता है। इसका मात्रक भी अलग है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ 2 चित्र हैं। एक में त्वरित गति दिखाई गई है जहाँ कार की स्पीड बढ़ रही है। दूसरे में मंदक या रिटार्डेशन है जहाँ कार की स्पीड घट रही है, यानी ब्रेक लग रहे हैं। बिल्कुल। जब वेग बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव होता है, और जब वेग घटता है जैसे ब्रेक लगने पर, तो त्वरण नेगेटिव होता है। इसी नेगेटिव त्वरण को मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। चलिए अब गति को ग्राफ के जरिए समझते हैं। पहला है गति का ग्राफीय प्रदर्शन 1 यानी दूरी समय ग्राफ। यहाँ 2 ग्राफ है। पहला एक समान चाल का है जिसमें एक सीधी रेखा है। दूरी समय ग्राफ में अगर सीधी रेखा है तो इसका मतलब है कि वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रही है, मतलब उसकी चाल एक समान है। और दूसरा ग्राफ असमान चाल का है जिसमें एक घुमावदार रेखा है। ये घुमावदार रेखा बताती है कि वस्तु की चाल बदल रही है, वो बराबर समय में अलग-अलग दूरी तय कर रही है। और यहाँ एक नियम लिखा है, दूरी समय ग्राफ की ढाल यानी स्लोप चाल बताती है। हाँ, ग्राफ की ढलान जितनी ज्यादा खड़ी होगी, वस्तु की चाल उतनी ही ज्यादा होगी।
हम इस ढलान को S2 S1 और T2 T1 सूत्र से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ है गति का ग्राफीय प्रदर्शन 2, यानी वेग समय ग्राफ। पहले ग्राफ में एक समान गति दिखाई गई है जिसमें समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। वेग समय ग्राफ में सीधी समानांतर रेखा का मतलब है कि वेग बदल नहीं रहा है, मतलब त्वरण शून्य है। और इस ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल को विस्थापन बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वेग समय ग्राफ के नीचे का जो भी क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। दूसरा ग्राफ एक समान त्वरण का है जिसमें यूपर की ओर जाती एक सीधी रेखा है। ये रेखा दिखाती है कि वेग जो है वो समय के साथ एक बराबर दर से बढ़ रहा है, यानी त्वरण एक समान है, यूनिफॉर्म है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, गति के समीकरण। ये सीधी रेखा में एक समान त्वरण के लिए है। पहला है वेग समय संबंध v = u + at। हाँ, दूसरा समय स्थिति संबंध s = ut + ½ at²। और तीसरा वेग स्थिति संबंध 2as = v² u²। ये तीन समीकरण गति से जुड़ी लगभग हर गणना के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय और s दूरी या विस्थापन। तो अब एक उदाहरण देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है। प्रश्न है, एक ट्रेन विरामावस्था से शुरू होकर 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है। ठीक है, इस प्रश्न में हमें त्वरण और तय की गई दूरी निकालनी है। तो स्टेप 1 में जो दिया है वो लिखा है u = 0 क्योंकि ट्रेन विरामावस्था से शुरू हुई, v = 72 किलोमीटर प्रति घंटे जिसे 20 ms में बदला गया है, और t = 5 मिनट जिसे 300 s में बदला गया है। हाँ, सबसे पहला और जरूरी काम यही है, सभी मानों को SI मात्रक में बदलना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मिनट को सेकंड में। स्टेप 2 में त्वरण निकाला गया है। सूत्र इस्तेमाल किया है a = v - ut। तो a = 20 - 0 300। ये हुआ 115 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हमने गति के पहले समीकरण का इस्तेमाल करके त्वरण का मान निकाल लिया। और स्टेप 3 में दूरी निकाली है। सूत्र है 2as = v² - u²। गणना करने पर s का मान 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर आया है। बिल्कुल, दूरी निकालने के लिए हमने गति के तीसरे समीकरण का उपयोग किया और हमारा उत्तर आ गया। बढ़िया। अब हमारा अगला और आखिरी विषय है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। परिभाषा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी स्पीड तो एक जैसी है लेकिन रास्ता गोल है, जैसे घड़ी की सुई की गति या किसी मोड़ पर एक ही स्पीड से घूमती कार। यहाँ एक सवाल पूछा गया है, त्वरित गति, और जवाब है हाँ। आगे लिखा है, भले ही चाल समान है लेकिन दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए वेग बदलता है और त्वरण होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चाल समान है फिर त्वरण कैसे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक बहुत ही रोचक बात है। देखिए, क्योंकि वस्तु गोल घूम रही है तो हर पल उसकी दिशा बदल रही है। अच्छा। और हमने पढ़ा था कि वेग में सिर्फ मान नहीं, दिशा भी होती है। तो अगर दिशा बदल रही है मतलब वेग बदल रहा है, और जहां वेग में परिवर्तन होता है वहां त्वरण जरूर होता है। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब एक एक्टिविटी है जिसमें धागे के छोर पर पत्थर बांधकर घुमाने के लिए कहा गया है और लिखा है कि अगर धागा छोड़ दिया जाए तो पत्थर वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की दिशा में चला जाता है। हाँ, चित्र में दिखाया भी गया है कि एक व्यक्ति पत्थर घुमा रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पर रस्सी टूट जाती है या छोड़ दी जाती है तो पत्थर उस पॉइंट से सीधी रेखा में उड़ जाता है, गोल नहीं घूमता। और निष्कर्ष ये है कि यह दर्शाता है कि वृत्तीय गति में दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है। यह एक्टिविटी यही साबित करती है कि हर बिंदु पर गति की दिशा अलग होती है, जो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ होती है। चलिए, अब कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या आप जानते हैं? पहला है स्पीडोमीटर, यह वाहन की तात्कालिक चाल मापता है, और ओडोमीटर यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है। हाँ, हमारी गाड़ी या बाइक में जो सुई स्पीड बताती है वो स्पीडोमीटर है। और जो मीटर कुल किलोमीटर बताता है वो ओडोमीटर है। आगे लिखा है, हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है।
ये ध्वनि की गति का एक मानक मान है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। हालांकि पृथ्वी का पथ पूरी तरह गोल नहीं है, पर इसे समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अब आखिरी स्लाइड्स पर आते हैं। एक टेबल है जिसमें सभी मात्रक और परिभाषाएं एक साथ दी गई हैं। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, सबके मात्रक और प्रकार यानी अदिश या सदिश। ये टेबल तो पूरे अध्याय का सार है। इससे अदिश और सदिश राशियों के बीच का अंतर और उनके मात्रक याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और अंत में आपने क्या सीखा? चैप्टर की समरी। इसमें सारे मुख्य बिंदु दिए गए हैं। गति की परिभाषा, दूरी विस्थापन का अंतर, चाल और वेग के सूत्र, त्वरण, ग्राफ और तीनों समीकरण। हाँ, ये इस अध्याय के सबसे मुख्य बिंदु हैं। परीक्षा के लिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी स्लाइड पर लिखा है, धन्यवाद और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये था गति पर हमारा विस्तृत सत्र। हमने गति की परिभाषा से लेकर उसके समीकरणों और ग्राफ तक, मुझे लगता है, हर पहलू को कवर कर लिया। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे दूरी और विस्थापन या चाल और वेग जैसी मिलती जुलती लगने वाली चीजों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने पढ़ा कि गति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज निरपेक्ष रूप से, मतलब एब्सोल्युटली स्थिर या गतिशील नहीं है? सब कुछ किसी न किसी चीज के सापेक्ष ही है। इस पर सोचिएगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।